मिडिल ईस्ट में सब कुछ बदल सकता था, यानी कि तबाही आ सकती थी, लेकिन तबाही आने से पहले टल चुकी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया था कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से वॉर करने वाले हैं। लेकिन ये टला कैसे है, इसके पीछे कंट्रीज कौन कौन सी हैं, आज हम अपने इस खास शो वॉर रूम में यही जानेंगे कि आखिर सच क्या है। जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो सच है, या फिर जो वो 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने अनुरोध कर कर ये युद्ध रुकवाया है वो सच बोल रहे हैं। आइए जान लेते हैं अपने सहयोगियों से उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, उनको क्या कुछ लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई सच बोल रहे हैं या इसके पीछे भी कुछ बड़ी कहानी या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो क्या कुछ लगता है इशिका और भावना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह एक ट्रुथ सोशल पर ट्वीट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की आदत है ट्वीट करने की। तो वो आज सुबह ऐसा ट्वीट करते हैं कि मैं हमला करने ही वाला था, लेकिन उसके अंदर 3 देशों ने जो है मेरा हाथ थाम लिया, मुझे रोक दिया, और वो बेहद मेरे लिए खास थे, तो इसलिए मैं रुक गया। अब वो 3 कौन कौन से देश हैं, उन्होंने, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मुझे कतर, सऊदी अरब और यूएई के राष्ट्रपति ने फ़ोन कर अनुरोध किया है कि हम ईरान पर आज होने वाले अपने तय सैन्य हमले को फिलहाल के लिए रोक दें। देखिए, हमला होने वाला था या नहीं होने वाला था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ट्रंप की आदत को हर कोई जान गया है शिका। ट्रंप की आदत हर कोई समझ गया है कि उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर हमला करना ही था तो अब तक क्यों नहीं करा है शिका। ये सवाल जो है काफ़ी लोगों के मन में है, अगर हमला करना ही था तो अब तक क्यों नहीं करा है। क्योंकि उन्होंने, ट्रंप ने ये बोला कि तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमेरिका का महान सहयोगी और बेहतरीन नेता बताते हुए कहा है उन्होंने कि उनके प्रति सम्मान के कारण ही उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है कि ईरान से फिलहाल के लिए रोक दिया जाए हमला। और अगर सैन्य हमला होता भी तो क्या होता, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ईरान भी परमाणु की क्षमता में कम नहीं है, और ट्रंप को कहीं ना कहीं, तान्या, ये डर सताता है कि अगर उन्होंने भी हमला किया तो ईरान भी कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकता है उन पर। तो इशिका, आपको क्या लगता है इस पर? बिल्कुल तानिया, जैसा कि आपने कहा और भावना ने भी कहा कि सऊदी, यूएई और कतर के अनुरोध पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ये देश अनुरोध ना करते तो हम हमले कर देते। देखिए, यहाँ पर ना जो सबसे बड़ा नुकसान है वो भी इन देशों को ही हो रहा है, क्योंकि इन देशों में है यूएस के बेसिस, और ईरान जो है वो लगातार सऊदी, यूएई और कतर पे हमले कर रहा है। अभी परसों की बात देखें तो यूएई की रिफाइनरी पर ईरान ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला किया है, जिससे ऑयल जो है, ऑयल एक्सपोर्ट जो है बाकी देशों को, वो रुक जाता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस जो है वो बाहरी देशों में एक्सपोर्ट होता है, फिर चाहे चीन हो, भारत हो या फिर जापान हो। तो ऐसे में अगर यूएस ईरान पर हमले करता है, क्योंकि ईरान डायरेक्ट जाकर यूएसए पे तो हमले कर नहीं सकता, तो वो हमले करेगा इन देशों पे। क्योंकि जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से जब हमले किए, तो उसके बाद ईरान ने लगातार मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों पर हमले किए। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बेसिस से कहीं ना कहीं यूएसए को पनाह मिल रही है। तो अब शायद मिडिल ईस्ट के देश जान चुके हैं कि अगर ईरान पर हमले हुए तो फिर ईरान इन पर हमले करेगा, और इन पर हमले होने का मतलब है कि इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्यों आएंगी? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल है वो गुजर नहीं पा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अपना कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब और यूएई के अनुरोध पर हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से भावना ने भी अभी बताया, ये देश देखिए आप, कतर, सऊदी और यूएई, ये 3 देश महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके ये बात कही है। तो कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर समझ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के देश क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और सच बताऊं ना भावना, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कि 3 देशों ने कहा, 5 देशों ने कहा, 6 देशों ने कहा, बाकी देशों ने भी डोनाल्ड ट्रंप से ये बात कही थी, पर डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सुनी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी चलाया, और पिछले साल जून 2025 में भी इसराइल और अमेरिका ने जो है वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। ऐसे में यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि अब ऐसा क्या हो गया कि इन 3 देशों ने ऐसा क्या डोनाल्ड ट्रंप को घुट्टी पिला दी कि पता नहीं क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से मानने को तैयार हो गए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी अपनी बात पर नहीं टिकते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ बयान देते हैं। कहीं ना कहीं
ट्रम्प को एक सहारा लेना था, ट्रम्प को धमकाना तो था ही ईरान को, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रम्प को एक सहारा लेना था कि वो किसके ऊपर भांडा फोड़े और ये बोले कि मैं तो करने ही वाला था, लेकिन इस पॉइंट पर रुक गया। जैसे कि इन 3 देशों का नाम लिया गया है, कतर, सऊदी और यूएई का नाम लिया गया, और ये कहा गया है कि इन लोगों ने बोला तो मैं रुक गया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक ढोंग नजर आता है जो कि ट्रम्प अक्सर करते आए हैं। जिया देखो, जैसा कि आपको भी पता है, आपने ये ट्रुथ सोशल वाला ट्रम्प का जो है ट्वीट है, मैं चाहूंगी जिया आप पहले इसको एक्सप्लेन करो। बिल्कुल भावना, जैसा कि मेरे दोनों सहयोगियों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ट्वीट करा है। अब मुझे ये लगता है कि जो इनकी भावना, जो इनकी आपसी बातें होती हैं, जो इनको आपस में ऑर्डर देने होते हैं, ये वो ट्रुथ सोशल पर डाल देते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कतर है, कतर के जो अमीर हैं उन्होंने कहा है, उसके बाद यूएई के कहा है, और फिर सऊदी अरेबिया ने कहा है कि आप ईरान पर जो है वो हमला नहीं करेंगे, और जो कि शेड्यूल्ड था टुमारो के लिए। अब इसमें बोला है कि डील भी होगी। डील में क्या है? नो न्यूक्लियर वेपन फॉर ईरान। ये ईरान जब तक नहीं बनाए, बंद नहीं कर देता है न्यूक्लियर पावर वाला अपना प्रोग्राम, तब तक अमेरिका उसको नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद इन्होंने ये नोटिस दिया है आगे कि मैंने अपने जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल है उनको बोला है, सेक्रेटरी ऑफ वॉर को बोला है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिलिट्री को मैंने कहा है कि आप लोग जो शेड्यूल एक्ट है वो आप अटैक है जो आप नहीं करने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, और इस समय जो कतर और सऊदी अरेबिया और अगर यूनाइटेड अमीरात की बात करी जाए तो इन्होंने कहा है, और कोई भी ऐसे देश नहीं है। देखिए मिडल ईस्ट में, अगर इशिका ने भी आपको बताया कि मिडल ईस्ट को ऐसा लग रहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो हमारे ऊपर हमला करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता एज अ सुपर पावर अगर आपको किसी पे हमला करना था, अगर वो शेड्यूल था और इतनी आपने बिल्कुल तैयारियां कर रखी थी, तो किसी तीसरे देश के कहने पे आप वो रोक सकते हैं। या तो आपको हमला करना है तो आप करिए, नहीं करना तो आप नहीं करिए। लेकिन ये एक तरीका अपनाया गया है बस ये रोकने का, जो ईरान पर जो युद्ध है वो रोकने का। और आपने नोट करा होगा इस पूरे युद्ध के अंदर ईरान की तरफ से कभी भी ऐसा कुछ नहीं आया सामने। ये इनका इंटरनल प्रोग्राम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली इन तीनों को मना करा कि आप अटैक मत कीजिए। अगर ये इतना ही प्लान्ड अटैक था तो आप इतना सार्वजनिक तौर पर नहीं डालते, ईरान को नहीं बोलते कि या ट्रुथ सोशल पर नहीं डालते कि हम ईरान पर हमला करने वाले थे। या तो आपको हमला करना ही नहीं है, आप सिर्फ हवा बना रहे हैं कि हम हमला करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं। जिया देखिए, इस बात में आपको कहीं ना कहीं एक ये नहीं लगता है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, ट्रम्प ने कल ही 5 बड़ी जो है शर्तें रखी थी। ट्रम्प उसको मनवाने के लिए कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि झूठ की बात नहीं है। भावना, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 3 देशों ने ये वॉर होने से रुकवाया, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उन दो यानी कि तीनों कंट्रीज की तरफ से तो कोई ना ट्वीट आया है, ना कोई पोस्ट आया है, ना कंफर्मेशन आया है। तो ये क्या मतलब सच है या फिर झूठ? मैं यही बोल रही हूँ कि ये अगर उन 3 देशों ने कहा भी होगा कि हम आप ये अटैक मत करिए, तो ये इनका इंटरनल मामला था। डोनाल्ड ट्रंप ने वही पोस्ट, अगर जो ऑर्डर उन्हें अपनी मिलिट्री को देना था वो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे डाल दिया। अब इसे आपने इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया है। अगर चलिए हम आपकी 1% बात मान के ये कहते हैं कि उन 3 देशों ने कहा भी है कि आप डोनाल्ड ट्रंप हैं, आप प्लीज़ मत करिए हमला, ईरान हम पर हमला करेगा या ईरान तबाह हो जाएगा, ईरान को एक सोचने का मौका दीजिए। तो ये 3 देशों की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया। जैसा कि तान्या ने अभी सवाल पूछा, इन 3 देशों के लिए कुछ भी नहीं बोला गया इनकी तरफ से। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बयान है कि हमने इनके कहने पर बोला है। तान्या, यहाँ पर ये नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपने फायदे के लिए किसी को भी घसीट लेते हैं, उधर से चाहे बयान आए या फिर ना आए। लेकिन यहाँ पर सवाल भावना ये भी है कि ईरान के ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हॉर्मुज को लेकर ईरान ने मतलब अभी कहे हैं, उन पॉइंट्स को हम जानना चाहते हैं। देखिए, ईरान ने भी जब ट्रम्प अपनी कुछ शर्तें रख रहे थे तो ईरान ने भी उसका पलटवार करते हुए अपनी कुछ शर्तें रखी थी। अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रम्प ने वो क्या शर्तें रखी थी, तो वो मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज भी बताती हूँ। ट्रम्प की वो 5 शर्तें कुछ यूँ थी कि अमेरिका प्रतिबंधों और अपनी नीतियों से ईरान को हुए नुकसान के लिए किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देगा। यानी कि इसमें अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये कहना था ट्रम्प का कि वो जो भी उसने हमले किए हैं, या फिर जैसे कि अली खामनेई की मौत हुई तो आम जनता पर भी इफेक्ट पड़ा, ईरान की कई प्रॉपर्टी पर भी इफेक्ट पड़ा इसका कहीं ना कहीं।
तो उसका मुआवजा देने से इनकार कर दिया। सबसे पहले ईरान ने यही मांग की थी, लेकिन मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा लगा मुझे पॉइंट, वो ये कि ईरान 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम वॉशिंगटन को सौंप दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पॉइंट वैलिड है। ट्रंप हमेशा अपनी तरफ ही देखते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा कह दिया कि सौंप दे, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जो अपनी चीज़ जो है वो दूसरे देश को सौंपेगा और उसके हवाले कर देगा और अपने हैंड्स अप करके सरेंडर कर देगा? ऐसा कोई भी देश होता नहीं है और ना मुझे लगता है कोई होगा। और तीसरी शर्त, ईरान अपने कुल परमाणु सुविधाओं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में से सिर्फ एक को ही सक्रिय रख सकता है। मतलब कि जितनी भी उसकी न्यूक्लियर साइट्स हैं उसमें से सिर्फ वो एक को एक्टिव रख सकता है। देखिए, अपना देश है ईरान, अपने देश का वो खुद जानता है और वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका इसके अंदर कोई फैसला ले। चौथी अगर शर्त की बात करें तो 25% जो अमेरिका ने ईरान की विदेशों में जमी संपत्ति का 25% हिस्सा भी वापस जारी करने से इनकार कर दिया है। तो ये भी मुझे एक बड़ा पॉइंट लगा कि बाकी तो छोड़िए, लेकिन 1/4 हिस्सा भी देने से मना कर दिया है। अमेरिका ने विभिन्न मोर्चों पर संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत में प्रगति और समापन पर जोर दिया। देखिए, जोर तो दे दिया, लेकिन आप ये 4 शर्तें देखिए। ये 4 शर्तें अमेरिका ने सिर्फ अपने पाले में डाली हैं। अगर अपने पाले में डाली हैं तो ईरान उस पर कैसे सहमति जताए? क्योंकि अगर अमेरिका अपना भला देख रहा है तो ईरान भी अपना भला देखेगा ही देखेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे में ईरान ने भी एक दाव चला और ईरान ने हॉर्मुज, जो अभी पूरी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ऐसे नियम लागू कर दिए हैं हाल ही में, जिससे जो है सबको इफेक्ट पड़ेगा। ईरान का बड़ा कदम क्या है? अब देखिए, हॉर्मुज अथॉरिटी का गठन, ईरान ने एक अथॉरिटी बना दी है, हॉर्मुज अथॉरिटी। जहाज़ों पर ईरान के नियम लागू। देखिए, ईरान का ये कहना है कि अगर कोई जहाज़, कोई भी स्ट्रेट का जहाज़ जो है ईरान के हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहा होगा, तो उसे एक ईमेल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें ईरान के क्या नियम हैं, कैसे टैक्स लिया जाएगा, वो सब ईरान सुनिश्चित करेगा। तो कहीं ना कहीं ईरान ने बता दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ ईरान का हक है, कोई भी दूसरा देश आकर इसमें नहीं बोल सकता। तीसरा पॉइंट, सुरक्षा, टैरिफ और परमिशन सब ईरान के हाथ में है। ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर ट्रंप बोल रहे हैं कि अपना सब कुछ हमें सौंप दो, तो कहीं ना कहीं ईरान भी ये बोलेगा कि सुरक्षा, टैरिफ और परमिशन सब कुछ ईरान के हाथ में है। यानी कि ईरान के पाले में है कि वो अलाउ करेगा किसी भी देश को वहां से गुजरने के लिए या नहीं। बिना अनुमति कोई जहाज नहीं गुजर सकेगा। वही पॉइंट्स। इशिका, देखिए, बिल्कुल भावना, मतलब इशिका से सबके जहन में एक सवाल है इशिका, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला दोबारा करना था तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे क्यों हटे? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो 3 देश पर थोप रहे हैं कि 3 कंट्रीज ने उनको ये वॉर करने से रोका गया है। कहीं ना कहीं सवाल ये भी है जनता के जहन में, अगर देखा जाए, कि कहीं ना कहीं वो डर है, मतलब वो ईरान से डरे हुए हैं, ईरान का खौफ है। तो क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल तान्या, ईरान का खौफ कह लीजिए या फिर इसको चीन का दबदबा कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में चीन होकर आए हैं। चीन में तरह तरह की बातें हुई हैं। चीन जो है वो अपना सबसे ज़्यादा जो तेल निर्यात करता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। लगभग 60 से 70% जो है चीन निर्यात करता है। तो अब ऐसे में चीन से भी बात हुई है। साथ ही अगर हम बात करें खाड़ी देशों की, तो अगर सबसे पहले ये देखिए, 1974 में खाड़ी देश और अमेरिका के बीच में ये चीज़ें हुई थी कि आप डॉलर में तेल खरीदिए, बदले में अमेरिका आपको सुरक्षा देगा। अब ये चीज़ों को देखते हुए खाड़ी के जो देश है, ये जो 3 देश मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिनका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। सबसे पहला देश है ये सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, ये, और फिर आता है ये छोटा सा देश कतर। सऊदी, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये त्रिकोण देख रहे हैं आप, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहरीन में भी यूएस का बेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली नाम इन तीनों का लिया गया। कतर का नाम यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि कतर में भी जो है वो लगातार शांति वार्ता होने की कई सारी चीज़ें हुई। यहाँ पर शांति वार्ता भी हुई, हालांकि ओमान में भी हुई, लेकिन कतर को हमेशा से पीस टॉक के लिए जाना जाता है, फिर चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लेकर हुई हो। तो ये जो 3 देश है, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी,
यहाँ पर यूएस के बेसिस है। और जब 28 फरवरी को हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया था, तो उस दौरान जो ईरान था, ईरान ने इन्हीं बेसिस पर हमला किया था, यूएस के बेसिस पर हमला किया था। और यूएस के बेसिस पर हमला करना यानी यूएस आर्मी को नुकसान पहुंचाना। और कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो अपनी आर्मी को सबसे ऊपर रखता है। जिस तरीके से चीन अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है, सेम चीज़ जो है वो यूएस आर्मी के साथ है। अब अगर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका हमले करने जा रहा था, अब वो कह रहा है कि उसे 3 देशों ने रोक दिया। हालांकि पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यही वो 3 देश थे जो पहले अमेरिका को ये कह रहे थे कि आप ईरान पर हमले मत रोको, क्योंकि अगर आपने ईरान पर हमले रोके तो उसके बाद ईरान और ज्यादा खाड़ी में पावरफुल हो जाएगा। ये बात जो है वो खाड़ी के देशों की तरफ से कही गई थी। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अमेरिका जो है यहाँ पर 3 मोर्चों पर खेलने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला तो चीन, जिसके साथ वो भी हाल ही में मीटिंग करके आया, क्योंकि वो दोनों भी वहाँ पर अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। चीन भी देख रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा आ रहा है सारी चीज़ें, और ईरान के पास जो सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र कह लें, इसको कुछ भी कह लें, अगर वो है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर उसने पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो रखा हुआ है। और यही नियंत्रण जो है बाकी देशों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से कई बैरल तेल जो है वो गुजरता है। तो ट्रंप जो है ना, उनके लिए गले की हड्डी बन गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। यहाँ पर जिया का भी कुछ कहना है। जिया को ट्रंप और शी जिनपिंग की जो हाल ही में मुलाकात हुई है उसको लेकर जिया के पास भी कुछ पॉइंट्स है। जिया, क्या कुछ लगता है कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद अभी पुतिन और शी जिनपिंग की भी होने वाली है, तो आखिर ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब पुतिन मतलब चाइना में शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं? देखिए तान्या, मैं एक बार पहले वो जिक्र करना चाहूँगी जो इन्होंने बताया कि कतर और यूएई और सऊदी अरब का, इन सब में चीज़ें एक नोट करने वाली है कि सब जगह यूएस के बेस हैं। अगर ये सारी जगह यूएस की कठपुतलियाँ हैं, ये जो तीनों देश हैं, क्योंकि ये तीनों देश अगर नहीं भी बोल रहे होंगे ईरान के अंदर, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, जिक्र कर दिया इन तीनों देशों का, तो वो जिक्र करने के बाद वो पीछे नहीं हट सकते वो तीनों देश। उन्होंने हाँ ही भरी है। फिर उसके बाद बात अगर चाइना की करें, तो ये मेरे पास एक तस्वीर खुली हुई है डोनाल्ड ट्रंप की और शी जिनपिंग की। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बीजिंग के दौरे पर गए थे, और अपने अंतरकाल में पहले 2017 में गए थे और उसके बाद अब गए हैं 2026 में। कई कयास लगाए जा रहे थे कि ये ईरान पर बोलेंगे, कई कयास थे कि ये ताइवान पर बोलेंगे, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि हम तो ट्रेड पर बात करने गए थे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि ट्रेड पर तो पहले भी बात हुई थी जब 2017 में गए थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या हुआ, ये कि जब ये वापस आए थे जिनपिंग से मिलकर, तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया। आप किसी मित्र से मिलकर जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो हमारा ग्रेट फ्रेंड है, और उसके बाद आप उस पर टैरिफ लगाएंगे, वो भी 250% टैरिफ। यही नोकझोंक के बाद अब अगर आप देखें तो जो तस्वीरें आई हैं, ये जो तस्वीर है ये आज के जो दौरे, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा हुआ था, हाँ बिल्कुल उसकी थी। आप यहाँ गौर फरमाइए, जो बैठने का वो है, जो कुर्सी है, ये जो शी जिनपिंग की कुर्सी है उसका थोड़ा सा कद ऊपर है, और डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी शायद मखमली ज़्यादा है या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसका कद थोड़ा नीचे हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत अगर हम देखें तो ये आ रहा है कि जिनपिंग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, आपकी जो सुपर पावर की जो जितनी भी दादागिरी थी वो अब कम हो चुकी है, और अब मैं सुपर पावर हूँ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो कद काठी भी अगर हम बात करें वो भी शी जिनपिंग से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ जिनपिंग बड़े दिख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप नीचे दिख रहे हैं। बात अगर हो जाए पुतिन की, राष्ट्रपति पुतिन रूस से अब जा रहे हैं, और ये उनकी 25वीं यात्रा होने वाली है। 2001 में जो इनकी ट्रीटी साइन हुई थी उसकी 25वीं गांठ है ये, उसके ऊपर जो पुतिन है वो जा रहे हैं। 2000 में पहली बार गए थे और उसके बाद ये अब जा रहे हैं। पुतिन का अक्सर पुतिन जाते रहे हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात करते रहेंगे, लेकिन इतना हवा कभी नहीं बना जितना ट्रंप के साथ उन्होंने शी जिनपिंग के दौरे पर बनाया है। पुतिन ने हमेशा बात ट्रेड की करी है, पुतिन ने हमेशा बात टेक्नोलॉजी करी है। अब पुतिन का जो काफिला है उसमें भी कई नामी बिजनेसमैन साथ में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहली बार जा रहे हैं। ट्रंप के साथ जो था वो पहली बार गए थे, ट्रंप अपने किसी ऐसे काफिले को लेकर पहली बार गए थे। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच जो बात है वो हो रही है गैस्ट्रो को लेकर, जो गैस को लेकर बातचीत चल रही है कि अगर वो एक रूट हो जाता है, उस रूट के बाद पुतिन और चीन के बीच जो गैस का जो लेन देन है वो इजी हो जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इजी हो जाएगा। और सबसे बड़ा खरीदार चाइना है पुतिन के जो गैस का, अगर हम बात करें उसका है। लेकिन अब
ये दौरा अचानक उसी टाइम आना जब ट्रम्प का जो विमान है वो अभी भी चीनी आसमान में था, उसके बाद पुतिन का ये दौरा अचानक से आना, ये कहीं ना कहीं भावना, कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रही हैं कि पुतिन शायद ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है दोनों सुपर पावर की तरफ से कि शायद अब ट्रम्प की जो शाख थी उसको अब राख की तरह उड़ गई है। भावना देखिए जिया, इसमें मुझे नहीं लगता कि पुतिन जो है कोई इंटरफेरेंस करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में, या फिर अमेरिका और चाइना की बढ़ती दोस्ती के बीच में, क्योंकि इस तरीके की खबरें आ रही थी तो रशिया ने भी अपनी तरफ से जो है ये एक्सप्लेन कर दिया है और ये चीज़ बता दी है कि फूट डालो और राज करो वाली रणनीति जो है वो नहीं अपनाएंगे। देखिए उन्होंने अभी जो है फॉरेन मिनिस्टर ने ये ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि रशिया, पुतिन जो है वो वहाँ जा रहे हैं, रशिया और चाइना की मुलाकात होने वाली है, एकजुट होने वाले हैं, मिलने वाले हैं, किसी भी डील पर बात करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि देखिए आपकी अमेरिका के साथ जो डील चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं वो आपकी हैं, लेकिन हमारे रिश्ते अलग है, हमारी बातें अलग हैं, हमारी डील्स अलग होंगी। तो जिया कहीं ना कहीं ये बात साफ कर दी गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेवरोव यानी कि फॉरेन मिनिस्टर ने, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा क्या, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड बता रही हूँ मैं आपको। उन्होंने ये बोला कि अगर चीन और अमेरिका के बीच कोई समझौता हुआ है या होने सकता है तो ये हमारे चीनी दोस्तों के हित में है, हमें इससे बेहद खुशी होगी। यहाँ पे ये चीज़ साफ कर दी उन्होंने कि हमें कोई भी जेलेसी फैक्टर या फिर कोई भी फूट डालने वाला कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ये बोला कि चीन और रूस के संबंध पारंपरिक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन से भी ज्यादा गहरे और मजबूत हैं। ये एक नया रिश्ता है जो किसी भी दूसरे फैक्टर से ज्यादा वैश्विक राजनीति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। देखिए यहाँ पर जो है लेवरोव ने काफ़ी चीज़ें साफ कर दी हैं और दुनिया को ये बता दिया है जिया इशिका कि अब जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई भी किसी भी तरह की फूट नहीं डलवाने वाले, वो अपनी डील्स पर बात करेंगे। हालांकि डील्स कुछ भी हो सकती हैं क्योंकि तेल गैस की आपूर्ति के लिए भी हो सकती है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने भी जो है रशिया का जो है लाइसेंस बढ़ा दिया है, जर्नल लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी गई है और ये बोल दिया गया है। तो ये चीज़ें जो हुई हैं ये संकट को देखते हुए हुई हैं। भावना मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो दो महाशक्तियां हैं, इनकी आपसी जो जितनी भी मीटिंग्स हैं वो कई बार हुई हैं, कई बार हमें देखने को मिला है। कभी G20 समिट में पुतिन दिखे हैं चाइना के साथ, शी जिनपिंग के साथ, कभी इनके जो अधिकारी हैं, जो बाकी के अधिकारी हैं, वो भी आपस में कई बार अपने विचार साझा करते दिखे हैं। लेकिन जो ट्रम्प के मैं बात कर रही हूँ, जो ट्रम्प के टाइम इतना हवा बनाया गया है, इतनी हवा क्रिएट करी गई है कि यार नहीं, ट्रम्प तो अगर आ रहे हैं तो कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। चाइना ने अच्छे से ट्रम्प को औकात दिखा दी है बिल्कुल। लेकिन अब देखिए जैसे ही भावना, जैसे ही जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो अपने जहाज से उतरे, जितने भी फ़ोन वगैरह थे और जिसके भी फ़ोन वगैरह थे, जितने भी बिजनेसमैन की बात करें, डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर लीजिए, वो आपने उस जहाज़ में ही रख के आने हैं। क्या इतना बौखलाया हुआ जो नेता है, अमेरिकी राष्ट्रपति है, वो हमें आज से पहले तो कभी देखने को मिला नहीं भावना। लेकिन यहाँ तान्या अगर बात करी जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो दौरा था वो कहीं ना कहीं ज़रूरी था, और उसके बाद अब पुतिन का दौरा है वो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में अपना ही अलग ही लेवल है। नहीं, ज़रूरी क्यों था जिया और ऋषिका, यहाँ पर मुद्दा ये है कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प जो शी जिनपिंग से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर ईरान को लेकर कोई बात नहीं होगी। लेकिन जो खबरें सामने आई वो सिर्फ यही थी कि उन्होंने ईरान को लेकर ही बात की है वहाँ पर, वही। लेकिन अब पुतिन जो गए हैं उनकी वहाँ पर क्या कुछ बातचीत होने वाली है, ये सबसे देखने वाली बात होने वाली है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। पुतिन के बारे में जिक्र हो गया, जिनपिंग के बारे में जिक्र हो गया, पुतिन की चीन यात्रा के बारे में जिक्र हो गया। सबसे पहली बात तो यूक्रेन ने यहाँ पर फूट डालने की कोशिश की है। कल और परसों लगातार जो रूस था वो यूक्रेन पर हमले कर रहा था। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए। उसके बाद यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रूस ने काला सागर यानी ब्लैक सी में चीनी जहाज, जो मालवाहक जहाज था, उस पर हमला किया है। तो यूक्रेन ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि रूस जो है वो अपने दोस्त चीन का भी सगा नहीं हो पाया। चीन और रूस की दोस्ती अब की नहीं है। चीन और रूस की दोस्ती सोवियत संघ के समय की है, जब रूस नहीं था, जब सोवियत संघ था। 1991 में जब टूटा, तब उससे भी पहले से जो है कम्युनिस्ट पार्टी चीन में रही है, आइडियोलॉजी दोनों की सेम रही है, तब से इनकी दोस्ती है। और जब यूरोप ने सैंक्शंस जो है रूस पर लगाए थे, उस दौरान भी चीन ने सीधे तौर पर कभी आके ये नहीं कहा कि रूसी
सैनिक जो है वो यूक्रेन को मार रहे हैं, यहाँ पर कहर बरपा रहे हैं। तो चाइना और रशिया की दोस्ती ना काफ़ी पुरानी रही है। यूरोप के सैंक्शंस के बाद भी लगातार चीन ने जो है वो रूस की इकोनॉमी अगर हम कह लें तो सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला एरिया। ये देखिए, यहाँ पर ब्लैक सी है, ठीक है। यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि काला सागर यानी ब्लैक सी में चीनी जहाज था जिस पर जो रूस के ड्रोन्स ने हमला किया। ओडेसा पोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए। एक तरीके से गेहूं अनाज की जो भी गुजरता है वो यहीं से गुजरता है, और रूस जो है वो 4 साल से इस लाइफलाइन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और काला सागर में जो चीन के जहाज़ पर हमला किया गया है, लगातार यूक्रेन ये कह रहा है कि रूस तो किसी का सगा नहीं हो पाया है क्योंकि चीनी जहाज़ पर जो है हमला कर दिया। और ये ठीक उस दौरान हुआ जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है वो चाइना जाने वाले हैं। हालांकि वहां पर कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, ट्रंप और चीन के बीच में क्या बातचीत हुई है उसको लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि रशिया जो विक्ट्री डे परेड हुई थी उसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये साफ कहा था कि अगर ईरान के यूरेनियम से दिक्कत है तो ईरान उसे अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को सौंप सकता है, वो चाहे तो रूस को भी सौंप सकता है। ये रशिया ने कहा था, यानी साफ साफ खुलकर यहाँ पर जो रशिया ने ईरान का सपोर्ट कर दिया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन पहुंचे। चलिए ठीक है, चीन आ गए, सारी बात हो गई। तान्या ने बोला कि उन्होंने कहा था हम तो ट्रेड करने जा रहे हैं, ईरान हमारे नियंत्रण में, लेकिन वहां जाकर ईरान की बातें हुई। उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है वो चीन जाने वाले हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि यूक्रेन ने जो ये कहा है कि चीनी जहाज़ पर हमला किया गया है, वो किसी देश का झंडा लगाकर चल रहा था, और सबसे बड़ी बात उस जहाज़ में चीनी दल जो था वो सवार था। तो अब ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन के लिए यहाँ पर मुश्किल भी खड़ी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात वो चीन को क्या जवाब देंगे जब चीन के सामने जिनपिंग के सामने बैठेंगे, और जब सारी चीज़ें होंगी तो क्या जवाब देंगे, क्योंकि चाइना और रशिया की दोस्ती अब से नहीं है। चाइना और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है, आइडियोलॉजी दोनों की सेम है, और चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि रशिया पे जब यूक्रेन युद्ध के बाद से सैंक्शंस लगाए गए थे यूरोप की ओर से, तो चाइना जो था उसने खुलकर रशिया का सपोर्ट किया। फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे गैस लेना हो, तेल लेना हो, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर है। चाइना और रशिया मेजर रोल प्ले कर रहे हैं एशिया की पॉलिटिक्स में, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब यूक्रेन ने तो साफ कर दिया है, यूक्रेन के हवाले से ये साफ है कि जो चीनी मालवाहक जहाज़ था उस पर रशिया के ड्रोन से रशिया इतना अंधा हो गया, इतना ये हो गया कि उसने जाके उस पर हमले कर दिए। तो अब सवाल ये है कि जिनपिंग इसको किस तरीके से लेंगे, क्या दोनों की दोस्ती में यहाँ पर दरार आएगी, ये भी देखने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका को इस चीज़ से फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही ये है। बिल्कुल इशिका, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इशिका ने क्या कुछ बताया है रशिया और यूक्रेन के बारे में, इवन यहाँ तक कि ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि अभी हाल ही में यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा रही है, उसके तुरंत बाद पुतिन जा रहे हैं, तो इन तीनों चारों देशों के बीच क्या कुछ पक रहा है खेमे में, पर्दे के पीछे क्या कुछ होने वाला है, क्या किसी बड़े जंग की तैयारी चल रही है? ये सवाल तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इन तीनों चारों देशों के बीच क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिए हमारे खास शो वॉर रूम के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।